मध्य प्रदेश की इस टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का इतिहास की पर चर्चा करेंगे। आज मध्य प्रदेश के इस लेक्चर में आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास के सारे फैक्ट कवर करेंगे। मतलब जितने भी फैक्ट बन सकेंगे उतने सारे फैक्ट को हम कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से और कुछ फैक्ट इतिहास के। इतिहास की बात करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। MPGK बाय विमलेश सर इस टाइप से सर्च कर सकते हैं तो आपको यूट्यूब पर सबसे पहले आ जाएगी। और यदि आप सर्च करेंगे विराट इंस्टीट्यूट के नाम से या फिर हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम सबसे पहले करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ हमारा सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की डेफिनेशन क्या है। तो गोंडवाना जो लैंड है ना, उसका जो सबसे पहले तो आपको बता दूं हिमालय से भी जो पुराना है ना भाग, उस भारतीय उपमहाद्वीप, उस सब गोंडवाना लैंड जो भाग है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडों की जो भूमि है ना उसी का हिस्सा कौन है? मध्य प्रदेश, जो आज का मध्य प्रदेश है। देश का सबसे मध्य में स्थित है। पहली बात तो सबको पता है कि देश का सबसे मध्य में स्थित है, इसलिए हमें हृदय स्थल कहा जाता है। मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल कहा जाता है और हमें हृदय प्रदेश भी तो कहते हैं, इसीलिए हमें हृदय प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संस्कृति का भूभाग है ना। गोंडवाना लैंड का भूभाग है हमारा जो मध्य प्रदेश से। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है ना। नेक्स्ट है इसके पूर्वी जो भूभाग है, इसके जो पूर्वी भाग है विंध्य सेल, इसमें पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रेव आवर्तक है। आवर्तक कौन है? दक्कन ट्रेक आवर्तक है। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाणकालीन युग कौन सा माना जाता है? तो मध्य प्रदेश का पूर्व पाषाणकालीन युग सीधी, मंदसौर और खंडवा को माना जाता है। सीधी, मंदसौर और खंडवा को मध्य प्रदेश का पूर्व पाषाणकालीन युग माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष जो हैं मध्य प्रदेश की जो रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील के अंदर भीमबेटका की गुफाएं हैं। कहाँ पर हैं? तो रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील के अंदर भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ से तथा सागर के निकट की पहाड़ियों से शैलचित्रों से हमें छनेरा, नेमावर, मांझावाड़ी, महावर, देहवाव, हार्डिया, कबरावा, पचमढ़ी आदि से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाएं से कहाँ पर ही है? रायसेन में अब्दुल्लागंज तहसील के अंदर। और सागर की पहाड़ियों से था और भी जगह है छनेरा, नेमावर, मांझावाड़ी, महावर, देहगांव, हल्दिया, कबरावा, पचमढ़ी। तो इन स्थानों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मध्य प्रदेश से कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के ई क्षेत्र महेश्वर और नावदा टोली क्षेत्र से सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण हमें नावदा टोली तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। और सिंधु सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? नावदा टोली और नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक काल में दक्षिण पथ और रेवावत के रूप में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा वैदिक काल में दक्षिण पथ और रेवावत के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश का उल्लेख वैदिक काल में किसके रूप में मिलता है? तो दक्षिण पथ और रेवावत के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से घुमाया करो है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के तट पर महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में युदु नामक कबीला तथा श्रापित 50 पुत्र आदि आकर बसे थे। कहाँ पर बसे थे? तो नर्मदा नदी के तट पर कौन बसे थे? तो महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में युदु नामक कबीला तथा श्रापित 50 पुत्र आदि लोग आके बसे थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के महापाषाणकालीन स्मारक दुर्ग कौन सी है? दुर्ग, रायपुर, सिवनी तथा रीवा जिले से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में जो महापाषाणकालीन स्मारक हैं, जो मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक है दुर्ग जो है और जब कहाँ पर? रायपुर, सिवनी तथा रीवा जिले से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है दंडकारण्य वन के नाम से इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा था। जो दंडकारण्य वन है, जो कहा जाता है कि जो दंडकारण्य वन है उसी से ही सीता जी जो रावण सीता जी को लेकर गया था, किस वन से लेकर गया था? दंडकारण्य वन से। यहाँ कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आता था, तो आजकल कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में चला गया है ना। तो दंडकारण्य वन का नाम किससे पड़ा है? तो इक्ष्वाकु वंश था, जो इक्ष्वाकु वंश था उनके पुत्र थे दंडक के नाम पर ही इनका नाम पड़ा था, दंडकारण्य वन पड़ा था। नेक्स्ट है यहाँ महाकाव्य काल में यादव वंशी राजा मधु का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो
दंडकारण्य वन है ना, इसमें ही यादव वंशी राजा थे महू, इनका उल्लेख मिलता है। और यहाँ के राजा भी थे, ये राजा महू यहाँ के राजा भी थे। जो अयोध्या के जो शासक था ना, शासक थे हमारे दशरथ, राम भगवान के पिता, उनके समकालीन थे, उनके ही समय में यहाँ पर राज किया करते थे। और आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के घनों वनों का रामायण में दंडकारण्य, महावन और महाकांतर का उल्लेख हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जो घने वन हैं, घने वन कहाँ पे मिलते थे हमें? दंडकारण्य में ये घने वन मिलते थे। तो दंडकारण्य, महावन का उल्लेख महाकांतर में उल्लेख होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वतन काशी, चेदी, कारूस और दसाड़े आदि क्षेत्रों में महाभारत के उल्लेख हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो वतन काशी, चेदी, कारूस और दसाड़े आदि क्षेत्रों का किस में उल्लेख हुआ है? तो महाभारत में उल्लेख हुआ है। आपसे क्वेश्चन का पूछेगा तो महाभारत में इनमें से किस चीज़ का उल्लेख हुआ है? तो काशी का हुआ है, चेदी का भी हुआ है, चेदी हमारी एक महाजनपद भी रही है, कारूस का हुआ है और दसाड़े का भी रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र का उल्लेख महाजनपद युग के 16 महाजनपदों में उज्जैन के नाम से हुआ है। जो मध्य प्रदेश की उज्जैन है, जो उज्जैन जिला है अभी, उसका उल्लेख कहाँ से महाजनपद में किस रूप में हुआ है? तो महाजनपद में हमारे पूरे भारत में 16 महाजनपदें थी, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थी। एक कौन सी थी? तो एक हमारी उज्जैन थी। उज्जैन का नाम अवंती था। अवंती है ना, इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी राजधानी और दक्षिण राजधानी। उत्तरी अवंती को ही राजधानी कहती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि जो दक्षिण वाली अवंती थी उसकी राजधानी महेश्वती थी, और जो आज का महेश्वर है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त होते हैं। अच्छा, आपसे बता दूं कि मौर्यकालीन जो सभ्यता है उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो क्या पूछेगा क्वेश्चन हमसे? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दतिया जिले से अशोक के गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशोक का गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो दतिया जिले में है। गुर्जरा अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? तो गुर्जरा अभिलेख से मौर्यकालीन सभ्यता प्राप्त होती है। किसके बारे में पता चलता है? तो अशोक के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। सबको पता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। आपको बता दें कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें ये इतने पछताए थे, अशोक इतने पछताए थे कि इन्होंने 84,000 के समथिंग स्तूपों का निर्माण करवाया था। मतलब इतने पछताए कि 84,000 और स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसी में सांची का स्तूप भी है। इन्होंने विदिशा की व्यापारी की लड़की थी श्रीदेवी, उससे विवाह किया था, परंतु आज तक कभी यहाँ पर सांची के स्तूप में कभी आए नहीं थे, कभी भी नहीं आए थे यहाँ पर, सांची में कभी नहीं आए, है ना। और आगे बात करते हैं, तो ये पुष्पमित्र शुंग है, इसने बहुत सारे अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें बहुत सारों को तुड़वा भी दिया था। जो स्तूप थे उनके बहुत सारों को तुड़वा दिया था। बाद में इसे भी कुछ लगा कि नहीं तोड़वाना था, तो इसने क्या किया था, जो तोरण है उसका निर्माण भी करवाया था, तथा जो सांची का स्तूप है उसमें तोरण का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था, जो कहाँ पर विदिशा में अपनी राजधानी बनाई थी। पहले तो इसने पुष्पमित्र शुंग ने राजधानी कहाँ बनाई थी? विदिशा में बनाई थी। सांची का जो स्तूप है उसमें तोरण का निर्माण भी किसने किया था? इसी ने किया था। तथा आपको बता दूं कि जो रेलिंग होती है, जो बाउंड्री है, उसे भी किसने बनवाया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने बनवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैनी को भी अपनी राजधानी बनाया था। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैनी को भी अपनी राजधानी बनाया है। तो आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के अलावा किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? उज्जैनी को भी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाएं तथा किदवा के वैष्णो मंदिर का निर्माण भी करवाया था। गुप्त काल जो था उसमें उदयगिरी की गुफाएं तथा किदवा के वैष्णो मंदिर हैं उनका निर्माण भी करवाया है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की कादंबरी के अनुसार, जो बाणभट्ट है उनकी कादंबरी के अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्या और नर्मदा उत्तरी भाग में शासन स्थापित किया था। जो बाणभट्ट की बुक है कादंबरी, आपसे पूछ सकता है कादंबरी किसकी बुक है? तो बाणभट्ट की है ना। बाणभट्ट की जो बुक है उसके अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्या तथा नर्मदा के उत्तरी भाग पर शासन भी किया है। नेक्स्ट है, परमारवंशी राजपूत राजा राजा जो भोज है, जो परमावंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो राजा भोज ही परमावंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जो बहुत कुशल और विद्वान थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। इन्होंने बहुत सारी बुक भी है इनकी, जो पूछी भी आती है, MPPSC में अधिकतर पूछी जाती है और SI में जरूर पूछी जाती है। बात करते हैं इसकी, तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने भोजताल का निर्माण किया था और भोजपुर नगर भी बसाया था, इन्होंने ही बसाया था। नेक्स्ट है, विश्व में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, इनका निर्माण राजपूत राजाओं ने करवाया था। जो राजपूत राजाओं ने चंदेल वंशी राजाएं थे, जो चंदेल वंशी राजाओं ने क्या करवाया था? खजुराहो के जो मंदिर है सबका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट है, मांडू के शासक होशंग शाह ने मध्यकाल में होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। जो मांडू के शासक थे कौन? होशंगाबाद। और होशंग शाह है, मांडू के शासक कौन है? होशंग शाह का मकबरा भी कहाँ पर है? तो मांडू में ही है, सिटी ऑफ जॉय में। ओके, नेक्स्ट है, और इन्होंने क्या किया था? तो होशंगाबाद शहर का स्थापना किसने की थी? होशंग शाह ने की थी। नेक्स्ट है, बाबर ने जो ग्वालियर, चंदेरी
चंदेरी, कालपी आदि को 1526 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अधिकार में लिया था। मतलब जो बाबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। उसने मध्य प्रदेश में किसको अपने अधिकार में कर लिया था, तो उसने ग्वालियर और चंदेरी और कालपी को अपने अधिकार में 1526 में कर लिया था। नेक्स्ट किसने, बाबर ने। ओके, नेक्स्ट है मालवा के सुल्तानों ने मांडू में अनेक प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण भी करवाया। तो मालवा के जो सुल्तान हैं उन्होंने अनेक जो इमारतों का निर्माण भी करवाया है। जैसे इमारतों की बात करते हैं तो मांडू में आपको मिल जाएगा कौन, जहाज महल। तो आपको ये लिखते हुए चलना है कि मांडू में क्या क्या है, तो जहाज महल कहाँ पर मिलेगा, तो मांडू में मिलेगा। हिंडोला महल कहाँ मिलेगा, तो हिंडोला महल भी कहाँ मिलेगा, मांडू में ही मिलेगा। नेक्स्ट है रूपमती महल, तो रूपमती महल भी कहाँ पर मिलेगा, तो मांडू में मिलेगा। जामा मस्जिद भी मांडू में मिलेगी। और हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो हुसैन शाह का मकबरा भी मांडू में ही अपन अभी बात करी। और हुसैन शाह ने क्या, होशंगाबाद शहर का नाम बसाया था, उसी के नाम पर रखा था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु जो दंडकारण्य के शासक थे। अभी बात की थी हमने, जो किसके समकालीन थे, दशरथ के समकालीन थे। जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नील, वीर तथा अनवीर, कंसा, अनूप, अवंती तथा विदिशा के शासक थे। किसके शासक थे, आपसे पूछेगा। जो यदुवंशी राजा थे, नील, नरेश नील और वीर तथा अनवीर किसके राजा थे, तो अनूप के राजा कौन थे, तो नरेश नील। और वीर तथा अविद को किसके शासक थे, तो विदिशा के शासक थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा है, तो मध्य प्रदेश का मौर्यकालीन इतिहास 326 से 184 ईसा पूर्व के से मिला है। अच्छा, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जबलपुर में की तहसील है सिहोरा। क्या नाम है, सिहोरा। जबलपुर की ये तहसील है सिहोरा। उसके अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों से उकेरे अशोक की शिलालेख से प्रमाणित होता है। जो मौर्यकाल, अच्छा अशोक किस वंश के थे, तो अशोक मौर्यकालीन वंश के थे। ओके, इनके उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, जबलपुर के सिहोरा से। रूपनाथ ग्राम की चट्टानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक अमरकंटक का क्षेत्र प्राचीन काल में मेकल के नाम से जाना जाता था। अच्छा, आधुनिक जो अमरकंटक है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो मेकल के नाम से जाना था। किस नाम से, मेकल के नाम। मेकल वंश का सर्वप्रथम राजा जेबल था। जो मेकल वंश का सर्वप्रथम राजा था वो कौन सा, मेकल जो वंश है उसका सर्वप्रथम राजा कौन था, जेबल था। ओके, नेक्स्ट है ग्वालियर दुर्ग, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ किलों का रत्न भी किसे कहते हैं, तो ग्वालियर के दुर्ग को। नेक्स्ट है मांडू के शासक होशंग शाह ने चित्तौड़ विजय के बाद, अच्छा मांडू में जो शासक थे होशंग शाह, जिन्होंने होशंगाबाद का निर्माण शहर बसाया था, उन्होंने चित्तौड़ को विजय कर लिया। तो विजय करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, मांडू में। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ कहाँ पर है, मांडू में है। तो मांडू में किसने बनवाया था विजय स्तंभ, तो किसने बनवाया था, तो मांडू में होशंग शाह द्वारा चित्तौड़ विजय पर बनवाया गया था विजय स्तंभ। नेक्स्ट बात करते हैं ग्वालियर दुर्ग के कछुआ शासक कौन, महिपाल। कछुआ शासक महिपाल द्वारा 1093 में सास बहू का मंदिर तथा विष्णु मंदिर का निर्माण करवा था, जो ग्वालियर में। अच्छा, आपसे पूछा सास बहू का मंदिर कहाँ है, जो सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में मिल जाएगा। कौन से शासक ने बनवाया था, तो राजा महिपाल ने बनवाया था। किस वंश से हैं, तो कछुआ वंश से हैं। और क्या निर्माण करवाया था, तो विष्णु मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कब करवाया था, 1093 में करवाया था। तो एक फैक्टर से हम कितने सारे क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ओके, इतना याद रखना। किसने बनवाया था, राजा महिपाल ने बनवाया था। किस वंश के, कछुआ वंश के। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो उज्जैन नगरी है उसका ओजिनी किसने, कहाँ पर लिखा है, ओजिनी जो नाम है वो कहाँ पर लिखा है, तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन शो नामक एक बुक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन नामक जो बुक है उसमें उज्जैन का नाम ओजिनी लिखा है। क्या लिखा है, ओजिनी। नेक्स्ट बात करते हैं जो जंतर मंतर की वेधशाला है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में जो जंतर मंतर की गुफा है, जंतर मंतर की जो वेधशाला है वो कहाँ पर मिल जाएगी, आपको उज्जैन में मिल जाएगी। जंतर मंतर की जंतर मंतर गुफा या वेधशाला जो है उसको किसने बनवाया था, तो राजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। ये जयसिंह जो जयपुर के राजा थे उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम क्या मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामिनी मिलता है। जबकि महाभारत काल में उज्जैन को सांदीपनि आश्रम के नाम से विख्यात है। अच्छा, बौद्ध धर्म किस नाम से है, तो अच्युतगामिनी, जबकि महाभारत काल में संदीपनि आश्रम के नाम से
जानते हैं। अब बात करते हैं इस भरूच स्तूप की। तो भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरूच स्तूप की खोज कनिंगन ने की थी। ये कहाँ पर है? तो ये सतना जिले में है। आपको मैं बता दूं कि इसकी खोज किसने की थी? ये किसने खोज की थी? कनिंगम द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो 1873 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1873 में। जैसे कि हमने सतना जिला किया था तो उसमें भी इस फैक्ट को हमने कवर किया था। आपको मैं बता दूं कि मैं अगली जो थोड़े दिन बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हमारे पूरे 52 जिलों के हर एक फैक्ट होंगे, बहुत सारे फैक्ट होंगे। वीडियो भले ही बड़ा होगा, वो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी बड़ा वीडियो हो, मतलब बहुत बड़ा वीडियो आएगा, पर सारे वो जितने 52 जिले हैं तो 52 जिलों के सारे एक साथ फैक्ट आपको मिल जाएंगे। आप सारों को नोट डाउन कर सकते हैं। परीक्षा से पहले आप एक दिन, एग्जाम से पहले एक दिन पहले भी देख सकते हो उस वीडियो को, तो आराम से आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा उसमें। तो यहाँ कैसा लगा आपको, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में लिखना कि भी अच्छा लगेगा कि हाँ वीडियो सारे 52 जिले के एक साथ हमें फैक्ट मिल जाएंगे, तो वो तो अच्छा लगेगा, एक ही वीडियो मिल जाएगा और किसी एडवर्टाइज की जरूरत नहीं होगी, कोई एडवर्टाइज रोक टोक होगी नहीं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुर्जरा, जो मध्य प्रदेश में दतिया जिला है उसमें गुर्जरा अभिलेख है, किसका है? तो अशोक का है। उसे एक लघु शिलालेख के नाम से जाना जाता है। दतिया में जो गुर्जरा अभिलेख है उसे लघु शिलालेख के नाम से जाना जाता है। किसका है? अशोक का है। अशोक का नाम वहाँ पर क्या मिलता है? तो अशोक का नाम वहाँ देवाना प्रियदर्शी मिलता है। देवाना प्रियदर्शी किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो हमें दतिया के गुर्जरा शिलालेख से हमें अशोक का नाम देवाना प्रियदर्शी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ओरछा का स्थापना। जो ओरछा है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ओरछा की स्थापना 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप ने की थी। किसने की थी? 1531 में रुद्र प्रताप द्वारा की गई थी। जबकि 1539 में भारती चंद्र के समय गढ़ कुंडार के स्थान पर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1539 में बनाया था। किसने बनाया था? तो भारती चंद्र के समय बनाया गया था। ओके, जबकि ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो राजा रुद्र प्रताप द्वारा 1531 में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं उज्जैन के समीप धर्मत युद्ध। उज्जैन के जो समीप है धर्मत युद्ध, उसमें औरंगजेब ने शाहजदा को पराजित करके बादशाहत हासिल की थी। मतलब पहले राजा नहीं था, बाद में राजा बना था ना। उज्जैन के जो समीप धर्मत युद्ध हुआ था उनका 1658 ईस्वी में उसमें औरंगजेब ने शाहजहां को हराकर क्या की थी? बादशाहत प्राप्त की थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा जो बाजीराव, भोपाल के राजा थे कौन? पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के जो निजाम है उनको पराजित किया था। कब हुआ था युद्ध? कब हुआ था? 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। युद्ध के बाद क्या हुआ? तो युद्ध के बाद दोरासाई की संधि हुई है ना, ट्रीटी हुई। दोरासाई की ट्रीटी होती है जिसमें निजाम ने नर्मदा व चंबल के मध्य सभी क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। जो निजाम थे हैदराबाद के, जो राजा होता है उसे निजाम कहते हैं। वहाँ का राजा कौन था? तो निजाम था। वहाँ उससे को पेशवा बाजीराव ने हराया और उनके दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के अंतर्गत क्या हुआ? तो उस ट्रीटी के अंतर्गत हुआ कि नर्मदा व चंबल के जो मध्य क्षेत्र है उसमें मराठाओं का आधिपत्य रहेगा। नेक्स्ट है शक संवत 107 महाक्षत्रक हृदय सिंह के शिलालेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें सेतखड़ी शाजापुर से हमें प्राप्त होते हैं। शक संवत 107 महाक्षत्रक हृदय सिंह के शिलालेख हमें सेतखड़ी शाजापुर से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सेतखड़ी कहाँ पर है? तो सेतखड़ी शाजापुर जिले में स्थित है। शाजापुर जिले से ये हमें क्या मिलता है? तो हृदय सिंह की शिलालेख प्राप्त होते हैं। ओके, और सेतखड़ी कहाँ पर है? तो शाजापुर में है। नेक्स्ट है मिहिर कुल के शासनकाल के 15वें वर्ष का ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हुनों की विद्यमानता का साक्ष्य है। जो मिहिर कुल के शासनकाल में जो 15वें वर्ष का ग्वालियर अभिलेख है जो मध्य प्रदेश के हुनों की जो विद्यमानता को साक्ष्य है कि हाँ भाई मध्य प्रदेश में ये जो हुन रहे हैं, हुनों का शासन रहा है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ग्वालियर के अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हे वंश का राजा महिस्मत ने नर्मदा किनारे महिस्मत नगर बसाया था, जिसे होलकर वंश की राजधानी रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाई। वर्तमान में इसे मैसूर के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे सर हमने तो इक्ष्वाकु वंश के राजा महिस्मत का नाम सुना था कि उन्होंने अपने पिता के नाम पर बनाए थे, तो उसकी बात करेंगे। ये बात की बात है ना, ये बाद में की बात है कि बाद में इस नगर का निर्माण करा था, वापस से डबल से इसका नाम करवाया था, फिर रानी अहिल्या ने अपनी राजधानी भी बनाई थी। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो झांसी रेल मार्ग पर स्थित ओरछा में विशाल एवं सदुर्ग बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। जो झांसी रेल मार्ग में स्थित ओरछा विशाल सदर दुर्ग है वो बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम का वीरता का प्रतीक है। और बुंदेल वंश की ओरछा टीकमगढ़
ओरछा टिकमगढ़ को बुंदेल वंश के राजा की राजधानी भी बनाया गया था। अच्छा, आपको मैंने टिकमगढ़ से मुझे याद आया कि मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जो एससी जिले हैं उनको लोकसभा में जो आरक्षण है वो किस सीट पे है, तो टीबी देव, मैंने क्या बताई थी, टीबी देव, है ना, टीबी देव। अब मुझे बताना टीबी देव का पूरा पूरा फॉर्म नीचे लिखना कि टीबी देव मतलब टी से टिकमगढ़ होता है, बाकी 3 जिलों का नाम आप लिखना। ओके, नीचे मतलब चारों जिलों का नाम लिखना है आपको कि लोकसभा में जो आरक्षण है वो 4 जिलों, कौन कौन से जिलों पर है एससी को, होगा। ओके, नीचे लिखना कमेंट में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राजवंशों में ओली वंश की राजधानी दसपुर मंदसौर, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी वो आज का जबलपुर है ना, आज का जबलपुर। तो इसमें राजधानी की बात करते हैं। ओली वंश की राजधानी क्या थी, तो दसपुर जो आज का मंदसौर है ना, जो दसपुर जो आज का मंदसौर है। कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, तो त्रिपुरी जो आज का जबलपुर है। बुंदेलों की राजधानी क्या थी, तो ओरछा जो आज का टिकमगढ़ है, ओरछा टिकमगढ़। ओके, और परमार वंश की राजधानी क्या थी, तो धार परमार वंश की राजधानी थी। जबकि इंदौर किसकी राजधानी थी, तो इंदौर होलकर वंश की राजधानी थी। तो ओलियर वंश की राजधानी क्या थी, दसपुर जो मंदसौर की। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जो जबलपुर। बुंदेल की राजधानी क्या थी, तो ओरछा। परमार वंश की राजधानी धार, जबकि इंदौर की राजधानी होलकर। इंदौर किसकी राजधानी थी, होलकरों की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में परमार वंश के राजा भोज ने एक महान, आपको पता है कि महान राजा थे, राजा भोज एक महान राजा थे। उन्होंने ही जो भोपाल का जो बड़ा तालाब कहते हैं, बड़ा तालाब का निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था, इसलिए उनकी मूर्ति भी लगी वहाँ पर, आप देख पाते हो। ये एक विद्वान और लेखक भी थे। मैंने आपसे बताया था कि इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी हैं और एक बहुत विद्वान थी, इनकी छल करके मृत्यु भी की गई थी। और उनकी रचनाओं में, इनकी रचना याद रखना, इनकी रचना है समांगण सूत्र। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सरस्वती कंठाभरण किसकी बुक है, तो यहाँ राजा भोज की बुक है। नेक्स्ट है सिद्धांत संग्रह, तीनों बुक याद रखना, सिद्धांत संग्रह आदि है। कौन कौन सी है, समागरण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह आदि किसी की बुक है, राजा भोज की बुक है। साथ ही इन्होंने धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो राजा भोज ने की थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पिता के मंधाता के नाम पर की थी। अभी हमने बात की थी कि जो इक्ष्वाकु वंश है, अच्छा इक्ष्वाकु वंश किससे रिलेटेड है, तो इक्ष्वाकु वंश राम भगवान के से रिलेटेड है ना। जो राम भगवान है उनके वंश से कौन सा था, इक्ष्वाकु वंश ही उनका वंश था। राम भगवान का वंश भी कौन सा था, इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हुआ करते थे, एक राजा थे मंधाता, उनके पुत्र था मुचकुंद ने क्या किया था, अपने पापा के नाम पर ही, क्या मंधाता के नाम पर ही एक नगर की स्थापना की थी, मंधाता नगरी के नाम से। जो आज का जो महेश्वर है उसे मंधाता नगरी के नाम से ही बसाया था। आपको पता होगा कि इनके ही एक भाई थी पुतकुस की शादी किससे कर दी गई थी, तो रीवा से कर दी गई थी, जो नर्मदा से कर दी गई थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा मिलता है कि नर्मदा की शादी हो गई है और नर्मदा की शादी नहीं हुई है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा टिकमगढ़ की राजधानी बनाया था। जो 1531 है उसमें रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा का निर्माण अच्छा अभी हमने पढ़ा था ओरछा का निर्माण किसने करवाया था, मतलब स्थापना किसने की थी, तो रुद्र प्रताप ने। ओरछा का अपनी राजधानी किसने बनवाई थी 1531 में, तो रुद्र प्रताप ने ही बनवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसी फैक्ट में छत्रसाल बुंदेला ने 1075 में पन्ना की राजधानी बनाया था। जो छत्रसाल बुंदेला है उसने 1075 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। जबकि छत्रसाल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी थी। छत्रसाल को और राजा की उपाधि कब प्राप्त हुई थी, तो 1707 में राजा की ये उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अच्छा, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि अवंती राजधानी थी उज्जैनी की, अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। यहाँ पता किस बात से चलता है, तो पाली ग्रंथों से हमें पता चलता है कि अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। जहाँ का राजा कौन था, पुरघोत था। जहाँ का राजा कौन था, पुरघोत था, जो पुलिक का पुत्र था। किसका पुत्र था, पुलिक का जो पुत्र था राजा पुरघोत। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं होलकरों की राजधानी थी इंदौर। इंदौर किसकी राजधानी थी, तो होलकरों की राजधानी थी। अभी हमने कवर भी किया है। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्लाल राव होलकर थे। कौन थे, मल्लाल राव होलकर। और इनके मर जाने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधु अहिल्याबाई ने इसका कार्यभार संभाला। अहिल्याबाई को सब लोग जानते हो कि 1766 में मल्लाल राव होलकर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुत्रवधु इनकी अहिल्याबाई ने इसका इंदौर का कार्यभार संभाला, होलकर वंश का कार्यभार संभाला, जिसकी राजधानी कौन सी थी, तो इंदौर ही इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करते हैं एंटियाल किट्स का राजदूत। जो एंटियाल किट्स है उसका राजदूत है, एंटियाल किट्स का राजदूत होलिडोरस, जो सुंग वंश के राजा
भागभद्र के 14वें वर्ष के उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। अच्छा, एंड्रियालकिड्स था, एंड्रियालकिड्स जो उसने क्या बताया था, अपना राजदूत भेजा, कौन सा क्या नाम था उसका, हेलियोडोरस। उसने क्या किया था, शुंग वंश के यहाँ पर आया और भागभद्र के 14वें वर्ष में विदिशा में स्थित हुआ। उसने एक स्तंभ का निर्माण किया था, हेलियोडोरस ने एक स्तंभ का निर्माण किया था विदिशा में, उसका नाम था गरुड़ स्तंभ। क्या नाम था उसका, गरुड़ स्तंभ। क्वेश्चन पूछता है कि हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ पर है, तो विदिशा में। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो विदिशा में ही। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो हेलियोडोरस ने करवाया था। आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, इसके आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसका नीचे जो ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक का आंसर दीजिए। और टेक केयर ऑल ऑफ यू।